नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने विपक्ष की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी ने आरोप लगाया कि एसपी की सरकार में आतंकियों के केस वापस लिए गए और बीजेपी की सरकार ने सत्ता को सेवा का जरिया बनाया। सीएम योगी ने पुरानी पेंशन बहाली के अखिलेश यादव के दावे पर तंज कसा। साथ ही कोरोना काल में विपक्ष के नेताओं के गायब होने को लेकर भी सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे। आज किसी माफिया की हैसियत नहीं किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। तो बीजेपी के मिशन पश्चिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रहे। यहां पर उन्होंने गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन चलाया। राजीव कॉलोनी और मोहन नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर संवाद किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान लोग भी सीएम योगी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। जगह जगह फूल बरसाकर लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम ने यहां पर लोगों को संबोधित भी किया और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे से लेकर फ्री बिजली के वादे पर तंज कसा। ये वही सभागार है जिसका कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को।
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में लोगों से संवाद किया और जिन लोगों से सीएम योगी ने बातचीत की उनसे न्यूज 18 संवाददाता ने भी बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन लोगों ने क्या कहा है वो भी देखिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे तब कैसे उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ, और दूसरी तस्वीर में जब वो डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। जिस तरीके से चुनावी माहौल आया है और आप देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री भी उतरे हुए, अमित शाह भी आए थे नजदीकी शहर के पास ही। क्या लगता है कि किस तरीके जो आज जो बातें हुई थी उनमें क्या आपको खास लगा कि जिसको चलते आपको लगता है कि भाजपा को लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है? देखिए, वो जो आज का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम गाजियाबाद महानगर में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनका बेसिकली कार्यक्रम था जो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ हो रहा था। और जो माननीय योगी जी ने कहा, एक संक्रमण काल में जब सरकारें घर बैठ जाती हैं, लोग घर बैठ जाते हैं, उस संक्रमण काल में जितना काम भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने किया वो अपने आप में एक इतिहास है, उसका जिक्र योगी जी कर गए थे। आप बताइए कि जो चीज़ें भाजपा की तरफ से दी गई, चाहे वो संक्रमण का काल भी रहा हो, चाहे 5 साल जो बीते 5 साल की बात करूं, लगता है कि जनता का रुझाव उधर रहेगा या कुछ और करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उसमें ये जितनी क्या नाम सुविधा मिली है तो ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें ही मिली। आपको भी लगता है कि सभी लोग जुड़ जाएंगे? जैसे ये सम्मेलन किया आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद से जो छोटे लोग हैं जिन्हें कि ये कहा जाता है कि नहीं भाई ये राजनीति से कोई इनका सरोकार नहीं है, तो वो लोग भी जुड़ेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे। जीतेगी इस बार जी, भाजपा सरकार फिर दोबारा से आएगी। आपके चेहरे की हंसी बता रही है। योगी जी से मिल गए, अच्छे लगे? अच्छे लगे साहब। योगी जी आएंगे, पूरी बहुमत से आएंगे साहब। इतना योगी जी ने करा किसी सरकार ने नहीं करा। जो योजना निकाली, गरीबों को सिलेंडर दिया, शौचालय बनाए, 2.5 लाख रुपए गरीबों के खाते में उसमें मकान बना के दिया। जो योजना भाजपा सरकार में थी किसी सरकार में नहीं थी। इधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि उनकी मां कृष्णा पटेल दबाव में हैं और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने खास बातचीत में और क्या क्या कहा। जो बैठकों का दौर चलता रहा है दिल्ली में, उस बैठकों में निचोड़ निकला क्या और कितनी सीटों को लेकर अपना दल आगे बढ़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, आपने कभी गन्ने का रस पिया है? गन्ने को मशीन के अंदर 3, 4, 5 बार डालते हैं तब बढ़िया निचोड़ निकलता है, रस निकलता है। तो वैसे ही जब सीटों की चर्चा होती है तो उसमें क्या होता है कि कई राउंड बैठते हैं। तो जब कई बार हम उसको ले जाते हैं उस प्रोसेस में, तब बढ़िया निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा वो प्रोसेस अभी चल रहा है। बस समझ लीजिए कि अंतिम बार बस गन्ने को मशीन के अंदर जाना है, बढ़िया निचोड़ निकलने वाला है। बीजेपी को कितना निचोड़ लिया आपने? नहीं, बीजेपी को हम क्यों निचोड़ेंगे भाई? हम तो अपना जो हमारा कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप काम करेंगे और बीजेपी भी अपने हिसाब से काम कर रही है भाई, बहुत आसान थोड़ी है। अब तक मतलब मोटे तौर पे, चूंकि आपने लास्ट राउंड की बात की कि अभी बात होनी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे तो मैक्सिमम बातें तय हो चुकी होंगी। कितनी सीटें हम मान के चले कि अपना दल जिस पे प्रत्याशी अपने उतारेगी? और 2-4 सीटें हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए भविष्य में, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या कहता है? देखिए, बातचीत चल रही है तो आंकड़ा तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। इतना ही कहूंगी कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपना दल का आप विस्तार देखेंगे। बहुत अलग अलग ज़िलों में, पश्चिम से लेकर पूरब तक, हर जगह हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जानकारी ये बता रहे हैं कि 15 पर बात तय हो चुकी है, इसके बाद आगे की बात करनी है। 15 से 20 के बीच में अपना दल जो है वो खड़ी होगी चुनाव में। क्या ये सच है? बहुत अच्छी बात है। लोग इतने आकलन कर रहे हैं, इतना स्पेक्यूलेशन हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे कार्यकर्ता भी बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अपना दल के बारे में इतनी लोगों को चिंता है। सबकी चिंता का स्वागत है
और सबको बहुत धन्यवाद है। आप चिंता करते रहिए, हम बहुत जल्दी बहुत बढ़िया आंकड़ा लेकर आएंगे। इस बीच जो कि आप कह रही थी कि लास्ट फेज की बातचीत होनी है, लेकिन आपने एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है स्वार से। स्वार सीट वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव जीत भी गए थे। वो आजम खान के लिए बहुत मजबूत स्पेस माना जाता है। वो ऐसे में आपके प्रत्याशी को लेकर कितना मंथन किया आपने और क्या उम्मीद जताई जा रही है इसको लेकर? देखिए, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और लोगों के साथ उनका बहुत जुड़ाव भी रहा है। वहाँ की जनता, उनके बारे में हमने जो सर्वे किया है, जो जानकारी हम तक आई है, उस परिवार को वहाँ के जनमानस ने बहुत पसंद भी किया है। एक अपनी उनकी राजनीतिक विरासत भी है, इसलिए हमें लगा कि अच्छे लोगों को, अच्छे परिवारों को अवसर मिलना चाहिए और हमारी पार्टी से मिलना चाहिए। और उस सीट की घोषणा हमें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि वो अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए हमने उनको घोषित भी किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस परिवार को जनता आशीर्वाद देगी। अच्छा, बहुत सारे जो गठबंधन हो रहे हैं छोटे दलों के, समाजवादी पार्टी में भी या बीजेपी में भी, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि सिंबल हमारा प्रत्याशी आपका या प्रत्याशी हमारा सिंबल आपका, तो क्या अपना दल इस स्ट्रैटेजी पे भी आगे बढ़ेगी सीटों के जब आकलन किया जाएगा तो, कि सीटें आपकी हो, प्रत्याशी बीजेपी के हो? अपना दल ने कभी इस प्रकार के किसी भी फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया है। जो सीटें हमारी हैं, हमारे सिंबल पे होंगी और हमारा प्रत्याशी होगा। हम ऐसी मिक्स एंड मैच और एडल्ट्रेटेड टेक्निक को कभी भी अपनाते नहीं हैं। ठीक है, अभी आपकी जो माँ है कृष्णा पटेल जी, वो जाकर के अखिलेश यादव से मुलाकात की उन्होंने पिछले दिनों और गठबंधन उनका चल रहा है लगातार, उसको लेके आगे बढ़ रही हैं वो। क्या ये चीज़ें भी ज़्यादा आगे प्रभावित करने वाली है चुनाव को? क्योंकि एक तरफ अपनी जान को खतरा भी बता रही हैं, चुनाव भी है सर पे, और ये सहानुभूति वाली चीज़ बहुत सारी बातें इफेक्ट करती है चुनाव में, परसेप्शन वाला पूरा खेल होता है। देखिए, वो इस वक्त भ्रमित हैं, दबाव में हैं, कुछ बातें उन्होंने कही हैं। माँ के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। माँ के प्रति मेरे मन में सदैव आदर था, उनका स्थान सबसे ऊपर है। जहाँ तक चुनावी बैटल की बात है, आपने पिछले 3 चुनाव देखे हैं। अपना दल का समर्थक, अपना दल का वोटर पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ खड़ा रहा है और आप इस चुनाव के बाद, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, 2022 के 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, आप एक बार फिर देखेंगे कि अपना दल की जो हमारा वोटर है वो पार्टी के साथ, मेरे साथ खड़ा हुआ ही मिलेगा। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कल भी वो वेस्ट यूपी में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बाकी जो नेता हो, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चूंकि मनाही कर दी गई रोड शो के लिए। क्या अनुप्रिया पटेल भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगी निकल के? अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगी। इसमें डोर टू डोर कैंपेन भी होगा? सब कुछ, जिस चीज की भी आवश्यकता आज की विकट परिस्थितियों में है, वो सब कुछ हम करेंगे और जीत कराएंगे। अच्छा, इस बीच जो चुनावी सर्वे हैं वो काफी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सर्वे में बीजेपी जो है गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। आप लोगों का अपना सर्वे, अपना आकलन सीटों को लेकर क्या कहता है? मैं सीटों की संख्या पर टिप्पणी नहीं करूंगी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको एक बात कह रही हूँ, 2017 में एनडीए गठबंधन को मौका मिला है, 2022 में अपना दल, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी पूरी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएंगे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। मतदाता जागरूकता अभियान में बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग को सम्मानित करने का फैसला किया है। आईआईएस सत्येंद्र प्रकाश ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रधान महानिदेशक हैं। आईआईएस सत्येंद्र प्रकाश इस सम्मान को लेंगे। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आता है, जो सरकार की नीतियों का प्रसार करता है। मतदाता जागरूकता में बेहतरीन कार्य करने के लिए चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को नेशनल अवार्ड फॉर एनवीडी 2022 के लिए चयन किया था। आपको बता दें कि मार्च 2021 में आईआईएस अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश को लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया और तभी से वोटर जागरूकता के कार्य में वो जुटे हुए थे। और बात करते हैं बायजूस यंग जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाया करती है। यही हमने देखा अपने पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में, जहां पर आनंद नरसिम्हन ने बात की राहुल विल्लाल और श्री गिरीश से।
यंग जीनियर्स के इस सफर में हम कई प्रतिभाशाली बच्चों से मिले हैं। हर किसी का हुनर अपने आप में बेमिसाल है। कुछ ऐसे हैं जो सुरों के बादशाह हैं। राहुल वेलाल एंड सिरी गिरीश, both from Bengaluru. Rahul and Siri Girish, namaskara, this is Anand here. You hope you people remember me. You're so soft, but you've got such magic in your voice, Rahul. Both me and Siri Girish are your fans, along with so many others. But tell me, how was your experience? I thoroughly enjoyed the experience because I got an opportunity to interact like legends with you, legends like you, Shri Anand Narasimhan sir, and as a very pleasant surprise, I also got to meet Shankar Mahadevan sir. Siri Girish, how was it when we said hi to you and you saw the whole set and all of us sitting there? I was staring through the screen and suddenly Shankar Mahadevan sir was sitting there and you sir and Rahul, I just saw and I was like, oh my God, I couldn't, gather words for a few seconds, and I wanted to meet him from a long time, but I never knew it would come so quickly. It was just amazing. Rahul, what did you think of her raga? The first thing is that it's a very big achievement to create a raga at such a young age. So congratulations to you. Siri Girish, what for you was special? Each and every part of the episode was special, and one of the most memorable things was that I was able to present my ragam and take blessings of Shankar. So Rahul and Siri Girish, I wish both of you all the very, very best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.